अब गाइस बहुत ध्यान से सुनना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 की यहां पर बात हो रही है। तो गाइस ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, किसके द्वारा? बाय द मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिस्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। कब किया गया था? 8 जुलाई 2019 को। तो सिंपल ध्यान में रखना कि ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा के अंदर। अब जो मैं आपको सेंटेंस बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, इस पर थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। द बिल प्रोवाइड्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी फॉर एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ सर्टेन पर्सन। तो डीएनए टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया जाता है कुछ लोगों की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो उसी चीज पर रेगुलेशन प्रोवाइड कराने को लेकर ये बिल हमें देखने को मिलता है। और आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि गाइस कई बार ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल की बॉडी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। आपको पता होगा, आपने देखा होगा कई बार मूवीज में भी, इवन डेली सोप्स की जो सीरियल्स इस प्रकार कहते हैं ना, जैसे सीआईडी वगैरह, राइट? तो उसमें आपने देखा होगा कि कई सारे केसेस ऐसे पुलिस के सामने आते हैं कि जिसमें जो डेड बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती है, मतलब पता ही नहीं लगता कि वो बॉडी किसकी है। तो उस इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। क्योंकि आपको गाइस पता भी होगा कि हर एक इंडिविजुअल की बॉडी में डीएनए होता है, और ये इस डीएनए की मदद से पता लगाया जा सकता है कि वो जो इंडिविजुअल है वो कैसा है, कौन है। और कैसा है, कौन है, मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से ना ही सिर्फ वो इंडिविजुअल कौन है इसकी जानकारी मिल जाती है, बल्कि वो इंडिविजुअल कैसा है इसकी भी जानकारी मिल जाती है। मतलब कि डीएनए के थ्रू, और अगर मैं इसको और टेक्निकल तरीके से आपको समझाऊं तो एक कंप्लीट सेट जो होता है डीएनए का उसको जीनोम बोलते हैं। जीनोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। और जीनोम के अंदर एक इंडिविजुअल के सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर एक चीज की डिटेलिंग होती है, राइट? जीनोम के अंदर, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए के अंदर हर एक चीज की डिटेलिंग, कि उनके बाल का कलर कैसा है, स्किन का कलर कैसा है, आंखों का कलर कैसा है, उनकी हाइट कितनी है, कैसे दिखते हैं, क्या उनको कोई परेशानी तो नहीं है, क्या कोई डिजीज तो नहीं है, और इवन उनका बिहेवियर तक कैसा है ये भी पता लगाया जा सकता है। तो काफी शानदार ये टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी के उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा उसको रेगुलेट करने से रिलेटेड ये बिल हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर है आप तक, आपको यहां तक कॉन्सेप्ट? तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि ये बिल सर्टेन पर्संस की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने के लिए बताया गया। ये मैंने रिपीट इसलिए किया है बार बार क्योंकि अभी रीसेंट पास्ट में जो स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम हुए थे तो उसमें भी ये वाला डीएनए टेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, और इसी प्रकार के स्टेटमेंट वहां पर देखने को मिले। तो आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और आपको बता देगा इसकी 2018 में भी ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा के अंदर, बट ये बिल जो है वो उस समय लैप्स हो गया था। और डीएनए का उपयोग, यानी कि डीएनए डेटा का उपयोग किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से डीएनए को कलेक्ट करना है, डीएनए डेटा बैंक की बात हुई है, किस प्रकार से डीएनए की प्रोफाइल्स को हटाया जाएगा, डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड्स हम लोग को कैसी देखने को मिलेगी, इन बोर्ड्स का काम क्या होगा, डीएनए लेबोरेटरीज हम लोग को कौन सी देखने को मिलेगी, और अपराध यानी कि जो भी इंडिविजुअल इसका सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरी चीज इस बिल में दी हुई है, तो इसके बारे में डिटेल में अपन चर्चा करते हैं, बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ डीएनए डेटा। जो डीएनए डेटा का किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, तो बताया जा रहा है कि अंडर द बिल डीएनए टेस्टिंग इज अलाउड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर लिस्टेड इन शेड्यूल टू द बिल। यानी कि इस बिल में जो चीज मेंशन्ड है कि किस किस पर्पस के लिए डीएनए का उपयोग किया जाएगा, सिर्फ उसी पर्पस के लिए ही डीएनए टेस्टिंग करनी है या फिर डीएनए डेटा का उपयोग करना है। इसके अंदर जो अपराध जैसे कि मेंशन्ड है, जो कि इंडियन पीनल कोड 1860, और जो सिविल मैटर्स हम लोग को देखने को मिलता है जैसे कि पैटर्निटी सूट्स वगैरह होते हैं। कई बार ऐसे केसेस आप लोग सुनते हैं कि जिसमें आपने देखा हुआ कि एक इंडिविजुअल है, उसकी यानी कि एक बच्चा है, उसके माँ बाप, बच्चा मतलब वो बड़ा बच्चा हो गया यानी कि वो अपनी प्रॉपर्टी पर हक मांग रहा है, बट उसके माँ बाप जो बोलते हैं कि ये बच्चा जो है वो मेरा नहीं है। फिर क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टी पर हक उनको मिल सके, बच्चों को मिल सके, इसलिए केस वगैरह चलते हैं, सिविल मैटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो उस सिविल मैटर में कि वो बच्चा जो है वो अपने माँ बाप का है कि नहीं, उस चीज को बेसिकली प्रूफ करने के लिए डीएनए टेस्टिंग का उपयोग किया जाता है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होगी। तो जो सिविल मैटर इस प्रकार के होते हैं, पैटर्निटी सूट के हम लोग को देखने को मिलते हैं, या आईपीसी 1860 के अंदर जो अपराध जो मौजूद है, जिसमें मैंने आपको बताया काफी सारे क्रिमिनल
अपराध हम लोग को उसमें देखने को मिलते हैं, तो वो सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। बट हालांकि आपको उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, हर एक चीज के बारे में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं, बट आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। फर्दर शेड्यूल इंक्लूड्स डीएनए टेस्टिंग फॉर मैटर रिलेटेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। वही चीज मैंने आपको बताई कि एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को भी एस्टैब्लिश करने के लिए डीएनए टेस्टिंग का उपयोग जो है वो किया जाएगा। तो डीएनए डेटा का इन पर्पस के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ डीएनए की बात करें तो देखो, डीएनए प्रोफाइल को कलेक्ट करते समय बॉडीली सब्सटेंसेस जो होते हैं एक इंडिविजुअल के, वो कलेक्ट किए जाते हैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज के द्वारा। वही चीज मैंने आपको बताई, जो भी मामला वगैरह होता है उसकी जांच करने वाली जो अथॉरिटीज होती हैं, तो वो एक इंडिविजुअल के डीएनए को कलेक्ट कर सकती हैं अथॉरिटीज। और अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंसेंट फॉर कलेक्शन इन सर्टेन सिचुएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें अथॉरिटीज को सहमति लेने की आवश्यकता होती है एक इंडिविजुअल से डीएनए लेते समय। जैसे कि किसी अपराधी से डीएनए लेना है तो उससे कंसेंट लेना होगा, यानी कि उसकी सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता, बट उसमें कुछ कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? जैसे कि अगर अपराध जो है जिसमें सजा 7 साल तक की है, ध्यान से सुनना, 7 साल तक की मतलब कि 15 दिन की भी जेल की सजा हो सकती है अपराध में। तो जो भी ऐसे अपराध होते हैं जिसमें सजा 7 साल तक की होती है, तो उसमें एक इंडिविजुअल से रिटन कंसेंट जो है वो लिया जाता है। अथॉरिटीज एक इंडिविजुअल से बोलती हैं कि आप लिखित में दे दीजिए कि आप अलाउ कर रहे हैं, आप सहमति दे रहे हैं कि आपके डीएनए को कलेक्ट किया जा सकता है और उसका उपयोग किया जा सकता है, राइट। तो जब तक वो लिखित में सहमति नहीं देंगे जो कैदी हैं, तब तक उनसे डीएनए डेटा कलेक्ट नहीं किया जा सकता। बट जो गंभीर अपराध होते हैं जिसमें जो सजा होती है 7 साल से ऊपर की जेल की सजा होती है, या फिर जिसमें डेथ पेनाल्टी होती है, उसमें ऐसी कोई सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो अपराधी है ना। तो वो तो अपराध करके आया, गंभीर अपराध करके आया, तो उसका डीएनए कलेक्ट करना और उसका एक डेटा तैयार करना वो भी बहुत जरूरी होता है। और ये बिल बहुत अच्छा भी है, पता है। जैसे कि कई सारे मामले में जो हिस्ट्री शीटर होते हैं ना, जो रेगुलरली क्राइम वगैरह करते रहते हैं, तो उनको तुरंत पकड़ने के लिए बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी है। तो उसके बारे में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जब डीएनए डेटा बैंक की बात करेंगे। फर्दर, इफ द पर्सन इज अ विक्टिम, यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल पीड़ित है या फिर उनका रिलेटिव मिसिंग है, वही चीज मैंने आपको बताई कि कई बार मिसिंग वाले केसेस भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें फिर बाद में अगर कुछ बॉडी वगैरह मिलती है और फिर वो बॉडी वगैरह जो होती है वो सड़ी हुई होती है, मतलब कि वो खराब हो गई होती है, उसमें चेहरा वगैरह पता नहीं लग पाता है। तो उस समय मतलब आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए ये बहुत मददगारी हो जाता है। या फिर कोई माइनर है या डिसेबल्ड पर्सन है, तो अथॉरिटीज को उनसे रिटन कंसेंट जो है वो लेंगे अथॉरिटीज। बिना उनसे रिटन कंसेंट लिए, उनकी लिखित में सहमति बिना लिए, वो उनसे डेटा जो है वो डीएनए डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते, राइट। विक्टिम से या उसके रिलेटिव से या पेरेंट या गार्जियन से, राइट, माइनर्स के या फिर डिसेबल्ड पर्सन से, तो उनसे लिखित में कंसेंट लेना पड़ेगा। और इफ द कंसेंट इज नॉट गिवन इन दीज केसेस, इस केसेस में अगर कंसेंट सहमति नहीं दी जाती है, तो अथॉरिटीज कैन अप्रोच अ मैजिस्ट्रेट। तो अथॉरिटी जो है वो जुडिशरी के पास जाएंगी, वो ऑर्डर कर सकती हैं कि एक इंडिविजुअल के बॉडीली सब्सटेंस जो है वो लिए जा सकते हैं। मतलब कि अथॉरिटीज खुद की अपनी इच्छा से उनके ऊपर फोर्सफुली उनसे नहीं जो है वो कलेक्ट कर सकती। बट अगर अथॉरिटीज को लगता है कि सामने वाला बंदा जो है, जैसे कि कोई एक अपराधी है, लगातार वो अपराध कर रहा है और उसको जो सजा हुई है, जैसे मान लेते हैं 5 साल की सजा हुई है, बट जो अथॉरिटीज है उनको लगता है कि यार इसका डेटा, डीएनए डेटा जो है वो कलेक्ट करने की आवश्यकता है, बट वो मना कर देता है, बोलता है मैं नहीं दूंगा। क्योंकि कानून में क्या लिखा हुआ है? कानून में ये चीज मेंशन्ड है कि जिस भी इंडिविजुअल को 7 साल तक की सजा होगी उससे लिखित में लेना पड़ेगा, राइट, सहमति। बट वो अगर लिखित में नहीं देते तो फिर नहीं कलेक्ट किया जा सकता। बट अगर अथॉरिटीज को लग रहा है कि हाँ यार ये जो बंदा है ये आगे चल के गंभीर अपराध कर सकता है, तो अथॉरिटीज क्या कर सकती हैं? मैजिस्ट्रेट के पास जा सकती हैं। मैजिस्ट्रेट के पास जाकर उनसे ऑर्डर जो है वो करवा सकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जुडिशरी जो ऑर्डर पास करेगी उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। तो ये वाली चीज है एक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं डीएनए डेटा बैंक के बारे में। तो द बिल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डीएनए डेटा बैंक एंड रीजनल डीएनए डेटा बैंक्स। तो बिल बोलता है कि एक नेशनल लेवल पर डीएनए डेटा बैंक होना चाहिए और रीजनल लेवल पर डीएनए डेटा बैंक होना चाहिए हर एक स्टेट के अंदर, और 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स में ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और डीएनए लेबोरेटरीज जो है ये शेयर करेंगी डीएनए डेटा को, जो कि उनके द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है। किसको शेयर करेंगी? नेशनल और रीजनल डीएनए डेटा बैंक्स को। और हर एक डेटा बैंक जो है उसको मेंटेन करना होगा डेटास की कुछ कैटेगरीज, जैसे कि क्राइम सीन इंडेक्स, यानी कि एक तरफ
यानी कि अलग अलग कैटेगरीज में डेटा रखा जाएगा डीएनए, यानी कि डीएनए जो होगा उसका डेटा अलग अलग कैटेगरी का होगा। जैसे कि क्रिमिनल की एक कैटेगरी है कि ये फलाना क्रिमिनल्स है, सस्पेक्ट्स या अंडर ट्रायल्स की कैटेगरी है, मतलब कि वो अभी तक उनको अदालत ने जो क्रिमिनल जो है, गुनेगार जो है वो या फिर दोषी जो है वो नहीं ठहराया है, और वो अंडर ट्रायल्स में या सस्पेक्ट है, उनके ऊपर जो है वो थोड़ा सा वो है, जो होता है ना कि संदिग्ध लोग जो होते हैं कि जिनके ऊपर शक वगैरह होता है, राइट। तो ऐसी ये कैटेगरी बनाई गई। इसके अलावा ऑफेंडर इंडेक्स, जो लगातार जो है वो ऑफेंस करते रहते हैं, यानी कि हिस्ट्री शीटर वगैरह जो होते हैं। फिर मिसिंग पर्सन का इंडेक्स होना चाहिए, राइट। और अननोन डिजीज पर्सन, वही लोग की जो जिन लोग की डेथ हो जाती है और जो लोग उनकी आइडेंटिटी पता नहीं लिख पाती, राइट। तो ऐसे लोग, तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी के डेटा बैंक तैयार करना। अब देखो इस डेटा बैंक से फायदा क्या होगा, मैं भी आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था। इससे फायदा ये होगा कि जैसे कि एक क्राइम सीन है, जैसे कि कल को आप आईपीएस ऑफिसर बन जाते हो, आप किसी क्राइम सीन पे गए, और आप क्राइम सीन पे आप गए और आपने देखा कि यार आपको कुछ सैंपल्स वगैरह मिल गए, राइट, ब्लड सैंपल्स वगैरह मिल गए, तो आप क्या कर सकते हो, उन सैंपल को इन डीएनए डेटा बैंक की मदद से तुरंत के तुरंत पता लगा सकते हो कि ये सैंपल किसका है। अगर क्योंकि आप अगर किसी कहीं पे क्राइम सीन पे गए, आपको लगा कि यार ये वाला जो क्राइम हुआ है ये एक पैटर्न वाला क्राइम है, यानी कि इस प्रकार के क्राइम जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जरा एक बार चेक करते हैं हम लोग अपने डेटा बैंक में कि कहीं कोई ये हिस्ट्री शीटर तो नहीं है, कहीं कोई ये ऐसा क्रिमिनल तो नहीं है कि जिसने ऑलरेडी अपराध किया है। तो उससे क्या हो सकता है, तुरंत एकदम से क्रिमिनल को पकड़ा जा सकता है, तुरंत पकड़ा जा सकता है बिना देरी किए। तो ये बहुत शानदार चीज है कि नहीं। आप खुद देखो कि क्रिमिनल जो होंगे वो तुरंत पकड़ा जाएंगे, कहीं इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, क्योंकि ये सब तो पुख्ता सबूत होते हैं कि डीएनए को तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता ना, तो पुख्ता सबूत ये सब देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत शानदार हो जाएगा। बट इसके कुछ हम लोग को लूप होल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं कि इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उसमें किसी को फंसाया भी जा सकता है, इवन जैसे कि किसी के सैंपल्स वगैरह रख दिए और फंसा दिया। बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम से इन्हीं सबूतों के आधार पर ही किसी को जो है वो दोषी ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं ना, जैसे कि किसी ने किसी का डीएनए कई बार क्राइम सीन में फेंक दिया किसी को फंसाने के लिए, राइट। बट अथॉरिटीज को भी पता है कि जब उनसे वो अथॉरिटी पूछताछ करेंगी, चीजों को निकलवाएंगी, और वो जैसा बयान देते हैं तो उसकी फिर जांच होगी, तो उसके बाद ही फिर फाइनल कंक्लूजन निकलेगा ना कि वो आरोपी है कि नहीं। ये वाली चीज है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। किसी इंडिविजुअल ने अथॉरिटीज को अपना डीएनए दे दिया, ठीक है, डीएनए डेटा दे दिया, अब उसको रिमूव करना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, तो उसके बारे में भी बिल ने बात करी है। द बिल स्टेट्स दैट द क्राइटेरिया फॉर एंट्री, रिटेंशन और रिमूवल ऑफ डीएनए प्रोफाइल्स विल बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन, यानी कि इसमें भी प्रॉपर तरीके से स्पेसिफिकेशन है कि किस तरीके से जो है वो रिमूव किया जाएगा। हाउएवर द बिल प्रोवाइड्स फॉर रिमूवल ऑफ डीएनए प्रोफाइल्स ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, कुछ ही लोगों की डीएनए प्रोफाइल जो है वो रिमूव की जा सकती हैं, जैसे कि एक सस्पेक्ट जो होता है, यानी कि अगर पुलिस जो है उसने एक इंडिविजुअल को शक के बिना पर अरेस्ट किया है, तब उस समय हमें क्या देखने को मिलेगा कि जब उसको मजिस्ट्रेट ने फ्री कर दिया होता है या फिर बाद में पुलिस अपनी जांच करती है और उसके बाद वो पाया जाता है कि हाँ यार ये आरोपी नहीं है, तो फिर उसके डीएनए को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। या फिर अंडर ट्रायल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि अंडर ट्रायल्स वही लोग होते हैं जो लोग जेल में होते हैं और जेल में अपना केस जो है वो लड़ रहे होता है। आपको पता होगा इसकी काफी सारे ऐसे केसेस वगैरह होते हैं जिसमें बेल नहीं मिलती है लोगों को, और जो बेल नहीं मिल पाती है तो उसके कारण से कई बार जो गुनेगार नहीं भी होते हैं, जिन्होंने गुनाह नहीं भी किया होता है, वो भी जेल के अंदर रहकर जो है वो मतलब साबित करते हैं कि वो जो है वो गुनेगार नहीं है, तो उनका केस लंबे लंबे टाइम तक चलता रहता है। तो ऐसे अंडर ट्रायल्स होते हैं। फिर एक बार ऐसे जो अंडर ट्रायल है जिन्होंने साबित कर दिया कि वो गुनेगार नहीं है और कोर्ट ने उनको फ्री कर दिया, तो फिर उनके डीएनए को हटा दिया जा सकता है। या फिर रिटन रिक्वेस्ट फॉर पर्सन हु आर नॉट अ सस्पेक्ट, ऑफेंडर और अंडर ट्रायल फ्रॉम अ क्राइम सीन और मिसिंग पर्सन इंडेक्स, फिर वो रिटर्न में फिर रिक्वेस्ट जो है वो करते हैं लोग कि वो जो है वो गुनेगार नहीं है, या फिर अंडर ट्रायल्स की वो ऑफेंडर नहीं है, और या फिर मिसिंग पर्सन जो है वाली जो इंडेक्स बनता है ना, तो उसके बाद जो बंदा मिल जाता है तो फिर बोल दिया जाता है कि यार हटा दो, इसका प्रोफाइल वगैरह हटा दो, लिखित में दिया जाता है, फिर उसके बाद हटा दिया जाता है। तो ये चीज है। अब डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड हम लोग को क्या देखने को मिलती है, द बिल प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड, यानी कि पूरे इस डीएनए के मामले को, हर एक चीज को इससे जुड़ी, तो उसके लिए रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो तैयार की गई, जो कि सुपरवाइज करेगी, मॉनिटर करेगी डीएनए डेटा बैंक्स को और डीएनए लेबोरेटरीज को, जहां पर ये डीएनए कलेक्शन होता है और उसका पूरा प्रोफाइलिंग वगैरह तैयार की जाती है। द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के जो सेक्रेटरी हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे इस बोर्ड के, और बोर्ड के अंदर एडिशनल मेंबर्स भी होंगे, और भी कुछ मेंबर्स होंगे, जैसे कि एक्सपर्ट्स होंगे बायोलॉजिकल साइंस की फील्ड में, एक्सपर्ट्स हमें देखने को मिलेंगे,
डायरेक्टर जनरल हमें देखने को मिलेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, और डायरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, सीबीआई के, राइट। तो ये सब इसके मेंबर्स के तौर पर होंगे डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड के, जो कि डीएनए डेटा बैंक जो है, डीएनए लेबोरेटरी जो है, और वो पूरी प्रोसेस किस प्रकार की होगी डीएनए की, राइट, कलेक्शन से लेकर हर एक चीज की, तो उस पर निगरानी रखेंगे, उस पर रेगुलेशन करेंगे ये बोर्ड के मेंबर्स, राइट। इस बोर्ड का कार्य क्या होगा तो थोड़ा मैंने आपको ऑलरेडी आइडिया दे ही दिया है। तो जो भी इश्यूज वगैरह होते हैं डीएनए लेबोरेटरीज को या डीएनए डेटा बैंक को स्टैब्लिश करने से रिलेटेड, तो उसकी एडवाइस देंगे ये रेगुलेटरी बोर्ड सरकार को, राइट। और एक्रीडिशन यानी कि मान्यता जो है वो प्रोवाइड कराएंगे डीएनए लेबोरेटरीज को, यानी कि बिना इनकी मान्यता के कोई भी डीएनए लेबोरेटरीज जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो सकती। फर्दर बोर्ड जो है उसका काम क्या होगा, ये इंश्योर करना कि जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए प्रोफाइल से रिलेटेड है इन डेटा बैंक्स में, इन लेबोरेटरीज में, या फिर जो भी दूसरे पर्सन के पास जो भी इंफॉर्मेशन, यानी कि अथॉरिटीज के पास जो भी इंफॉर्मेशन इन डीएनए से रिलेटेड रखी है, तो वो कॉन्फिडेंशियल रहे, यानी कि वो किसी प्रकार से लीक नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर सिक्योर्ड रहनी चाहिए पूरा डेटा, पूरी इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये सब काम इस बोर्ड के हमें देखने को मिलेंगे। और डीएनए लेबोरेटरीज भी हमें देखने को मिलती है। तो एनी लेबोरेटरी जो कि हम लोग को डीएनए टेस्टिंग के लिए देखने को मिलती है, तो उसको बोर्ड के एक्रीडिशन की आवश्यकता होगी। जैसे मैंने आपको बताया, बोर्ड की मान्यता के बगैर लेबोरेटरी सेटअप नहीं हो सकती। और बोर्ड जो है वो किसी भी लेबोरेटरी की जो एक्रीडिशन जो है, मान्यता जो है वो हटा भी सकते हैं, रिवोक भी कर सकते हैं। यदि कोई लेबोरेटरीज के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो डीएनए टेस्टिंग कंडक्ट कर रही है वो प्रॉपर जो मान्यता में जो रूल्स रेगुलेशन जो कंडीशंस मेंशन रहती है उसको बिना फॉलो किए अगर कोई लेबोरेटरी जो है वो कार्य कर रही है, तो उस लेबोरेटरी को जो है वो उस लेबोरेटरी से मान्यता जो है वो छीन ली जाती है, राइट। तो कुल मिलाकर रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ जो लेबोरेटरी काम करेगी, कार्य करेगी, तो फिर वो कंटिन्यू नहीं कर सकती। और एक्रीडिशन जो है वो रिवोक कर दिया जाता है उस आधार पर भी कि जब अपील जो है वो सामने रखी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या किसी दूसरी अथॉरिटी के पास जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है। और फिर हर एक डीएनए लेबोरेटरी को आवश्यकता होती है कि उनको क्वालिटी अश्योरेंस का स्टैंडर्ड फॉलो करना है कलेक्शन, स्टोरिंग और डीएनए सैंपल की एनालिसिस के लिए, यानी कि डीएनए सैंपल को कलेक्ट कैसे करना है, उसके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या प्रोसीजर होंगे, तो उस पर क्वालिटी अश्योरेंस को मेंटेन करते हुए कार्य करना है डीएनए लेबोरेटरीज को। और एक बार डीएनए प्रोफाइल जब डिपॉजिट कर दी जाती है किसी क्रिमिनल केसेस की, राइट, तब लेबोरेटरी को क्या आवश्यकता होती है कि वो बायोलॉजिकल सैंपल रिटर्न करें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, यानी कि पूरा एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सैंपल देते हैं लेबोरेटरीज को। अब सैंपल के बाद लेबोरेटरी जो है वो उसमें से डेटा कलेक्ट करती है, पूरी प्रोफाइलिंग बनाती है। उसके बाद लेबोरेटरीज का ये काम होगा कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज को जो सैंपल अथॉरिटी ने उनको प्रोवाइड किया वो सैंपल एज इट इज सिक्योर करके वापस दिए जाए, बिना किसी टैंपर किए, यानी कि बिना किसी उसमें छेड़खानी किए वापस से अथॉरिटीज को दे दिया जाए, जिसकी अथॉरिटी जो है वो उसकी जब्ती करके उसको लॉकर में रख दें। और क्रिमिनल केसेस के अलावा जो दूसरे जो मामले होते हैं उसमें सैंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, राइट, कि जो क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड नहीं हो, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में सैंपल्स वगैरह भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बट जो क्रिमिनल केसेस नहीं होते तो उसमें सैंपल डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, राइट। इसके अलावा और बिल में कुछ अपराध के बारे में भी बात की हुई है, जैसे कि डीएनए की इंफॉर्मेशन को कोई अथॉरिटी है या फिर कोई लैब के में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, राइट, तो वो अगर डीएनए की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देते हैं, बता देते हैं, क्योंकि इसको कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत जरूरी था, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो वो अगर बता देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। या फिर डीएनए सैंपल का उपयोग करते हैं बिना ऑथराइजेशन के, तो कार्रवाई की जा सकती है। और फॉर इंस्टेंस डिस्क्लोजर ऑफ डीएनए इंफॉर्मेशन विल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years एंड फाइन अप टू 1 लाख रुपीज। तो 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो उनके ऊपर लगाया जा सकता है, जो इस प्रकार के ऑफेंस करते हैं, इस प्रकार से जो है वो उल्लंघन करते हैं इस बिल में मेंशन रूल्स रेगुलेशन का, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये है गाइस पूरा वर्ल्ड टॉपिक, और इतनी स्पेसिफिक डिटेलिंग जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए।